दुबई मतलब सुविधाएं, फैसिलिटीज, चकाचौंध, रईसी, ऊंची ऊंची इमारतें, आर्टिफिशियल आइलैंड्स और कई चौंका देने वाले ऐशो आराम की जगहें। कुल मिलाकर कहें तो देखने के लिए इतना कुछ जो दुनिया में कहीं और अवेलेबल ही नहीं हो सकता। इसीलिए दुबई ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर रह गई है लोगों के लिए, चाहे वो यूरोप के लोग हों, चाहे एशिया के लोग हों या इस पृथ्वी पर कहीं के भी लोग हों। वो दुबई को एक लग्जरियस टूरिस्ट स्पॉट के रूप में जानते हैं और वो उनके बकेट लिस्ट में नंबर 1 पर होता है कि दुबई घूमकर जरूर आ जाए। वैसे दोस्तों आपको बता दें, बॉलीवुड स्टार्स भी दुबई में फ्लैट जरूर लेते हैं क्योंकि दुबई में वेकेशंस पर जाना सबको खास पसंद है। मगर क्या आपको दुबई का एक सच मालूम है? दुबई में पीने लायक पानी का कोई भी प्राकृतिक स्रोत नहीं है। स्रोत ही नहीं है वहां पर पीने के पानी का प्राकृतिक। यही नहीं, दुबई में जितनी भी सुंदरता और जितनी आकर्षक चीजें आप देख सकते हैं वो सभी मानव निर्मित है। कुछ भी नेचुरल नहीं है। पानी तक नेचुरल नहीं है दुबई का। देखिए, दुबई रेगिस्तान में बसा है। यहाँ ना कोई नदी बहती है, ना कोई झरना है। यहाँ जो समुद्र आपको दिखाई देता है उसका पानी पीने लायक नहीं है। उसका पानी इतना खारा है कि उसे पीकर इंसान क्या, जानवर भी खत्म हो जाएगा। मगर फिर भी दुबई में पानी की कमी होने की खबरें कभी नहीं आती, बल्कि यहाँ तो ऐसे ऐसे स्नो पार्क्स हैं, बर्फ वाले पार्क हैं जो आपको बड़े बड़े देशों में भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसा कौन सा चिराग का जिन लग गया दुबई के हाथ की 45 से 50 डिग्री तापमान पर रहने वाला दुबई पानी का भरपूर इंतजाम कर रहा है? आखिर कहां से करता है दुबई पानी की आपूर्ति और पीने का पानी कहां से लाता है? कैसे दुबई में रहने वाले लोग एक गर्म प्रदेश में भी बारिश का लुत्फ उठा लेते हैं? अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ऐसा सच पता चलेगा, दुबई के पानी का सच पता चलेगा, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों क्या आपको मालूम है, दुबई को फर्जी शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, फर्जी शहर, क्योंकि दुबई में सब कुछ कृत्रिम आर्टिफिशियल है। यहाँ का पानी, यहाँ का मौसम, यहाँ का आइलैंड, यहाँ की हरियाली, सब कुछ मैनमेड है। दुबई के पास प्राकृतिक संसाधन भले ही ना हो, मगर दुबई के पास पैसा बहुत है। इसी पैसे का इस्तेमाल दुबई में नई नई तकनीकों पर किया जाता है ताकि दुबई को सबसे ज्यादा सुखद सुविधाओं वाला देश बनाया जा सके। इन्हीं तकनीकों में पानी की आपूर्ति के लिए भी मुख्य रूप से 2 तकनीकें हैं, एक्वाफर और डिस्टिल्ड वाटर। एक्वाफर ऐसे भूमिगत इंतजाम है जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और डिस्टिल्ड वाटर यानी शुद्ध किया गया पानी, जो पानी पीने लायक नहीं है, साफ नहीं है, उसे बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से समुद्र के पानी में से अशुद्धियां निकालकर शुद्ध बनाया जाता है। ये वो टेक्निक है, यही पानी डिस्टिल्ड वाटर है। लेकिन दोस्तों ये दोनों प्रोसेस भी बारिश के पानी पर ही निर्भर करती है। अगर बारिश नहीं होगी तो ये दोनों तकनीकें भी किसी काम की नहीं रहेंगी। अब बारिश तो दुबई में होती नहीं। दुबई ठहरा रेगिस्तान। प्राकृतिक रूप से दुबई में पूरे साल में बस 8 या 10 बार ही बारिश होती है, वो भी इतनी कम जो दुबई की जरूरत को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाती। तो इससे दुबई में बारिश करवाई जाती है, होती नहीं बारिश, करवाई जाती है आर्टिफिशियल तरीके से। जी हाँ दोस्तों, दुबई में आर्टिफिशियल रेन से ही की जाती है पानी की आपूर्ति, असल आपूर्ति। दुबई में पानी की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्टिफिशियल रेन का उपयोग अन्य किसी भी देश के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। अब ये आर्टिफिशियल रेन भला कैसे होती है ये भी हम आपको बता देते हैं। मगर दोस्तों आर्टिफिशियल रेन की तकनीक को समझने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि नेचुरल बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, फिर कैसे ये बादल बरसते हैं। दोस्तों सूरज की किरणें जब जमीन के पानी पर पड़ती है तो सूरज की गर्मी के कारण पानी गर्म हो जाता है। गर्म पानी से जो भाप निकलती है वो ऊपर के ठंडे तापमान की तरफ बढ़ने लगती है। ये भाप जब ठंडे तापमान में पहुंचती है तो पानी के छोटे छोटे कणों में बदल जाती है, यानी जो भाप ऊपर जाती है वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। पानी के कण इकट्ठा होते हैं और बादल बन जाते हैं। ये कण बहुत छोटे हैं, इसलिए बादलों में ही घूमते रहते हैं। मगर जब आसमान में पहले से मौजूद धुएं और धूल के कण इन वाटर ड्रॉपलेट्स से टकराते हैं तो ये ड्रॉपलेट्स एक दूसरे की तरफ भी बढ़ने लगती है और जुड़कर बड़ी ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। बड़ी ड्रॉपलेट्स का वजन ज्यादा होने की वजह से ये धरती की ग्रेविटी के कारण नीचे आने लगती है। इसे ही बारिश कहा जाता है। मगर कई जगहों पर जलवायु ऐसी है कि यहाँ बादल बरसने लायक नहीं बन पाते, इसीलिए यहाँ बादलों को बरसने पर मजबूर करना पड़ता है कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल। बादलों में जाकर उनमें मौजूद पानी के कणों को भारी बनाना पड़ता है, यानी कृत्रिम तकनीकों की मदद से बारिश करवानी पड़ती है। इस तकनीक को क्लाउड सीडिंग बोला जाता है। इस तकनीक में ड्राई आइस यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या सिल्वर आयोडाइड नाम के कंपाउंड को हेलीकॉप्टर, ड्रोन या रॉकेट आदि की मदद से बादलों तक पहुंचाया जाता है। बादलों में उसका छिड़काव किया जाता है। ये केमिकल्स छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स को आपस में मिलाने, कंडेंस करने और बड़ी बूंदों का निर्माण करने में मदद करते हैं, जिससे तेज बारिश होती है। इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता, केवल 30 मिनट का समय लगता है।
क्लाउड सीडिंग के बाद बादलों को बरसने में या फिर उससे भी कम समय लगता है, समझ लीजिए 30 मिनट से कम में हो जाता है काम। मतलब जब भी पानी की जरूरत हो तभी क्लाउड सीडिंग करके बारिश करवा लो, ऐसा दुबई वाला सोचते हैं। साथ ही से दुबई ने पैसे की भी खूब बचत की है। समुद्र के खारे पानी को साफ करने में लगभग $1000 प्रति एकड़, मतलब वो एक एरिया माना जाता है जितने एरिया के पानी को साफ करना है, उसकी लागत लगती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा लागत है। लेकिन क्लाउड सीडिंग तकनीक के माध्यम से जो पानी गिराया जाता है उसे पीने लायक बनाने में केवल $200 प्रति एकड़ का ही खर्च आता है, यानी कि ज़बरदस्त बचत होती है। बारिश के पानी को पीने लायक बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि भैया क्लाउड सीडिंग कराओ, पानी गिराओ, उसी को इस्तेमाल करो। रादर देन आप जाओ समुद्र का पानी लो, उसको डिस्टिल करो, उसको 50 फिल्टर के थ्रू निकालो, फिर बनाओ, पैसा बहुत लग जाता है उसमें। तो एक कॉस्ट इफेक्टिव है क्लाउड सीडिंग दुबई के लिए, मतलब कम लागत में पहले से भी ज़्यादा पानी। लेकिन ये पानी इकट्ठा कैसे किया जाता है, इस पानी को यूटिलाइज कैसे किया जाता है, कहाँ पर क्लाउड सीडिंग करवाता है दुबई? दोस्तों, इस बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए दुबई ने हज़र के पहाड़ों में हट्टा डैम बनाया हुआ है। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा क्योंकि दुबई इसका इस्तेमाल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी करता है। ये डैम बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। जब भी हट्टा डैम के आसमान में बादल दिखाई देते हैं, दुबई उन बादलों में क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करता है। इससे बारिश होती है और बारिश का सारा पानी हट्टा डैम में स्टोर हो जाता है, जिसे साफ करके कृषि, बिजली, पीने का पानी और अन्य जरूरतों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। क्लाउड सीडिंग तकनीक से वर्षा के स्तर को 30% तक बढ़ाया जा सकता है, मगर इस तकनीक का सफल होना बादल की किस्म, हवा की रफ्तार, भूभाग की प्रकृति और इसके अलावा भी कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो दुबई को अपने वेदर फोरकास्ट पर भी पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे तकनीक की लागत बढ़ जाती है। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग की तकनीक सबसे पहले 1946 में अमेरिका के केमिस्ट विंसेंट जे शाफर ने खोजी थी। दुबई 1991 से 1991 से लगातार इस तकनीक का इस्तेमाल करता रहा है, मगर दुबई ने क्लाउड सीडिंग का एक और तरीका भी खोज निकाला है, जिसमें बादलों को इलेक्ट्रिक करंट देकर बारिश करवाई जाती है। इसमें बैटरी से चलने वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी ड्रोन से बादलों में इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज भी वाटर ड्रॉपलेट्स को आपस में मिलाकर कंडेंस करके बड़ी बूंदें बनाने में मदद करता है। इसे भी दुबई में कई बार सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है। ये तरीका ज्यादा इको फ्रेंडली बताया जा रहा है। दोस्तों, इसी तरह दुबई अपने देश में पानी की आपूर्ति तो करता ही है, साथ ही पानी वाले कृत्रिम झरने और पानी से होने वाले वाटर शोज भी दुबई में खूब देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखने के लिए टूरिस्ट महंगी महंगी टिकट्स खरीदते हैं। दुबई तो उन देशों से भी ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहा है जहां भरपूर मात्रा में प्राकृतिक पीने लायक पानी मौजूद है। दोस्तों, तो आपको दुबई का ये तरीका कैसा लगा? आप क्लाउड सीडिंग के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, क्लाउड सीडिंग का पारंपरिक तरीका ज्यादा बेहतर है या दुबई का ड्रोन वाला तरीका ज्यादा सफल है? या फिर क्लाउड सीडिंग करना एक अपराध है, एक ज्यादती है प्रकृति के साथ? जो चीज जहां नहीं होती वहां उसे अपने हिसाब से ढालने का एक तरीका है, जिससे कि प्रकृति को नुकसान होगा और इसका कहीं ना कहीं दूरगामी असर तो जरूर देखने को मिलेगा। आपके क्या विचार है? क्या जिस तरीके से दुबई अपने लोगों के लिए पीने का पानी एकत्रित कर रहा है उसे बदलने की दुबई को जरूरत है, या फिर वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है और हम इंसानों को पूरा हक है कि हम जहां चाहें जहां भी रहें अपने हिसाब से वातावरण को, पर्यावरण को कंट्रोल करके उस पर काबू पा करके जो चाहिए वो उससे प्राप्त कर ले? तो क्या तरीका सही है या गलत, या आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जितना हो सके सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।